गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ना शुरू किया था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हमने एक कोड पढ़ा था PDED और F, मतलब जो सबसे पहले आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर आए आपके ब्रिटिश, उसके बाद आए आपके डैनिश और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच। इस क्रम से जो थी वो कंपनियां भारत में आई थी। कल हमने दो के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ये कब आए थे? 1498 में और ये आए थे 1596 में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, ठीक है। ये आए थे 1999 में, ठीक है। हमने कल जो पढ़ा था पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? बार्थोलोमो डियाज। लेकिन ये पहला व्यक्ति नहीं था समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। उस सबसे पहले आया था कोलंबस, जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर डाली थी। इसलिए जो उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज, और वो साउथ अफ्रीका में पहुंचा और यहाँ से वो वापस चला गया। और सबसे लास्ट में जो आया था वो था पुर्तगाल का वास्को डी गामा। वो उसी रास्ते से, बार्थोलोमो डियाज जहाँ से आया था उसी रास्ते होकर वो एशिया यानी कि इंडिया में पहुंचा और इंडिया के केरल के कालीकट जगह पर वो पहुंचा, ठीक है। उसके बाद डच आए 1596 ईस्वी में। डच आए, डचों ने पुर्तगालियों को टक्कर दी। जो यहाँ वाले मैंने बताया था आपको, जो ये मालाबार जो तट है केरल का, यहाँ पे जितने भी पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र का विस्तार जो किया था उन पे डचों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी कि डच ने किसको टक्कर दे दी? पुर्तगालियों को। अब डच को टक्कर देने के लिए आ गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, सबसे पहले इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इस कंपनी की स्थापना हुई थी 99 में। लेकिन ये तब भारत नहीं आए थे। बुक्स कह देती हैं कि ये भारत आए थे, तब भारत नहीं आए थे। ये अभी तक इंग्लैंड में ही हैं, ठीक है। और कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में, ठीक है। और कई बुक्स लिखती हैं 1600। कोई बात नहीं, क्योंकि एंड में हुई थी तो बुक्स में 1600 लिखा गया है, ठीक है। और देखो, जब इस कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, तब इसके 217 साझीदार यानी कि 217 जो प्राइवेट काम काज करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक समूह बनाया। उन्होंने इकट्ठे होकर एक कंपनी का निर्माण किया, ठीक है। और देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन शासक था या कौन बादशाह था? देखो, जब स्थापना हुई तो कौन था? अकबर। अकबर का राज चल रहा था उस टाइम पे भारत में, ठीक है। अब देखो, ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की रानी, मैंने कल भी बताया था, ब्रिटेन की रानी कौन थी? एलिजाबेथ, ठीक है। इससे परमिशन लेती है, परमिशन लेटर लेती है भारत में व्यापार करने के लिए। और जो उन्हें परमिशन मिलती है वो 15 वर्ष के लिए मिलती है कि वो 15 वर्ष तक भारत में व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो, अब 1601, 1604 और 1608 इन सालों में अलग अलग जो थे वो ब्रिटेन से लोग आए कामकाज देखने के लिए कि किस प्रकार का जो कामकाज जो व्यापार है वो भारत में चल रहा है, ठीक है। तो देखो, 1600 हमारे लिए मैटर नहीं करता। मिल्डेन हॉल आया था यहाँ पे। 1604 में भी मिल्डेन हॉल आया, ठीक है। और आया और गया, उसने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। अब देखो, 1608 में एक व्यक्ति आया जो कि इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस। ये भारत आता है और उस टाइम हमारे भारत में जो बादशाह था उसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था उसका? जहांगीर। यानी कि उस टाइम देखो, जब कंपनी बनी तो कौन था? अकबर द महान, ठीक है। और जब ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आता है तो उस टाइम बादशाह कौन था? जहांगीर।
अब देखो 1608 में जब हॉकिंस यहाँ पे आया तो वो जहांगीर के दरबार में गया, ठीक है, जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगने गया। और जो आपका हॉकिंस था ये तुर्की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता था, बोलता था, जानता था, इसलिए उसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करी। अब देखो जो मुग़लों की राजभाषा थी वो तुर्की, अरबी, फारसी ही तो थी, तो जहांगीर जो इससे इम्प्रेस हुआ, ठीक है, और जहांगीर ने इसको 400 मनसब प्रदान किए, ठीक है। देखो मनसबदारी एक प्रथा थी, ठीक है, एक मनसबदारी क्या थी, एक स्थिति थी, एक पोजीशन थी जो अकबर ने शुरू कर थी। देखो एक विदेशी को जहांगीर ने क्या किया, 400 मनसब प्रदान कर दिए, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम तक पुर्तगाली जो थे भारत में बस चुके थे। ये वो पुर्तगाली हैं जो सबसे पहले भारत में आए हैं और सबसे बाद भारत से गए हैं। यानी कि कब आए थे, देखो ये 1498 ईस्वी में भारत में आए थे और 1961 ईस्वी में इन्होंने गोवा को आज़ाद किया था। यानी कि सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में इन्होंने भारत को आज़ाद किया। आज़ाद नहीं किया, हमने छीना था 1961 में गोवा को, ठीक है। तो देखो परमिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पुर्तगाली जो थे, मैंने आपको बताया था, जो आपका डी अल्मीडा या जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, उसने क्या किया था, उसने पानी पे जो था अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। यानी कि उसने अपना क्षेत्र नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसने शांत जल की नीति अपनाई थी कि हमने जो हिंद महासागर है उस पर एक अधिकार स्थापित करके, ताकि कोई भी व्यापारी, कोई भी अदर कंट्री जो यहाँ पे ना आ सके। तो जहाँ जहाँ भी पानी था वहाँ इनका अधिकार था, इसलिए जहांगीर इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। और ये अब तक भारत में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत कर लिया था, इसलिए जहांगीर ने इनको जो थी ब्रिटिश को व्यापार की अनुमति नहीं दी, ठीक है। लेकिन 400 मनसब इसको प्रदान कर दिए, ठीक है। अब देखो जब इनको थोड़ी बहुत व्यापार करने की जो परमिशन मिली, इनकी मनसब दे दिए, तो 1608 में इन्होंने सोचा कि सूरत में जो है वो अपनी फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे, ठीक है। देखो सूरत कहाँ पे है, यहाँ जैसे गुजरात में, ठीक है। तो देखो पानी के साथ में है, ठीक है। तो पानी पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने इनको यहाँ पे कोठी नहीं बनाने दी। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि माल भंडार बना दिया गया छोटा मोटा, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी लेकिन सामान को यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर 1608 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, साउथ में है, मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, देखो अब ये अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब जो कौन पुर्तगाली और डच है, इनसे युद्ध करना जरूरी हो गया है यहाँ पर टिकने के लिए। तो देखो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध लड़ा, ठीक है। स्वाली कहाँ है, सूरत के पास एक क्षेत्र है, एरिया है। और इस युद्ध में देखो क्या हुआ, पुर्तगाली जो थे वो हार गए, यानी कि पुर्तगालियों की हार हुई और अंग्रेज जो थे इस युद्ध में जीत गए। अब जहांगीर को लगा जो इतने धुरंधर पुर्तगाली हैं, जो यहाँ पे बस चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, जिन्होंने अपने एरिया का विस्तार कर लिया है, वो हार गए हैं, तो अंग्रेजों में दम है, वो यहाँ पे अपने दम पे व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको अब दोबारा, जो यहाँ पे कौन गया था आपका परमिशन के लिए, 1611 में एक और गया था जिसका नाम था थॉमस रो, ठीक है। ये स्वाली के युद्ध से पहले गया था, ठीक है। तो अब जब इस युद्ध में हारे तो जहांगीर ने क्या किया कि इनको जो था वो व्यापार की परमिशन दे दी, ठीक है। और 1613 में परमिशन मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी जो थी वो स्थापित की। देखो
पहले उन्होंने सोचा था सूरत में कोठी बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने नहीं होने दिया। फिर उसने 1608 में कहा मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। फिर 1612 में उन्होंने सवाली का युद्ध लड़ा जिसमें पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज़ों की विजय हुई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूरत में जो थी अपनी एक कोठी बनाई। अब जब इनको व्यापार की परमिशन मिल गई तो इन्होंने अपने बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करा, इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। जैसे कहाँ पे, भड़ोच, अहमदाबाद, सूरत, यानी कि बहुत सारी जगह पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। और साथ में ही क्या किया, देखो यहाँ पे है आपका मद्रास, ठीक है, इन्होंने मद्रास को पट्टे पर लीज पर लेकर यहाँ पे एक फोर्ट बना लिया जिसका नाम क्या था, फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। इन्होंने एक फोर्ट की स्थापना कर ली जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज। और ये 1639 की घटना है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, 1639 में इन्होंने मद्रास को पट्टे पर लेकर, लीज पर लेकर वहाँ पे एक फोर्ट का निर्माण कर लिया जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1661 में मुंबई पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 1686 में 1686 में कलकत्ता में एक फोर्ट बना लिया, कलकत्ता में एक फोर्ट बना लिया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। देखो अब इन्होंने बहुत सी जगह पर जो थी अपनी फैक्ट्रीज बना ली और साथ में 2 बड़े फोर्ट इन्होंने बना लिए, यानी कि ये लगातार अपने व्यापार में तरक्की करते जा रही थी, ठीक है। अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा था जब भारत में इस टाइम पे कौन था शासक, औरंगजेब, ठीक है। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1717 ईस्वी में। ये मुगलों का लास्ट शक्तिशाली शासक था, बादशाह, ठीक है। और इसके बाद ऐसा कोई शासक ना हुआ जो भारत के शासन को संभाल सके, यानी कि शक्तिशाली नहीं था। इसके बाद को हम बोलते हैं उत्तर मुगल उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी शक्तिशाली नहीं था। देखो इनका काम चल रहा है। अब क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में एक शासक था, मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, ठीक है। अब इनकी तबीयत खराब हो जाती है और भारत में किसी भी डॉक्टर से इनका इलाज नहीं हो पाया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी में डॉक्टर था जिन्होंने इनका इलाज किया। और इसके बदले में इस बादशाह ने क्या किया, इन्होंने बोला कि बंगाल में मैं आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको टैक्स फ्री करता हूँ, आपके व्यापार को टैक्स फ्री करता हूँ। आपको महज 3000 रुपये जो है पर ईयर देने हैं, यानी कि आपको 3000 रुपये साल में देकर आप जितना मर्जी व्यापार करो, चाहे कंपनी व्यापार करे चाहे कंपनी का कोई व्यक्ति व्यापार करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ क्या करना है, 3000 रुपये देने हैं साल के। और साथ में ही उसने क्या किया कि सूरत में क्या किया कि कहा सूरत में 10,000 साल के देने हैं और जितना मर्जी व्यापार कर लो। देखो सिर्फ उसने अंग्रेज़ों का धन्यवाद करने के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी, जो कि बंगाल को नहीं पूरे भारत को भी उसकी सज़ा जो थी मिली थी। देखो ये 2 गलतियां ऐसी गलतियां थी जिसके कारण जो थे अंग्रेज़ काफ़ी टाइम तक भारत में राज कर गए, ठीक है। क्या बोला कि महज 13,000 रुपये के लिए उन्होंने 2 क्षेत्र में जो था वो उन्हें टैक्स फ्री जो था वो कर दिया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन आए थे, डैनिश। अंग्रेज़ों के बाद कौन आए, डैनिश। कब आए थे ये, 1616 में, यानी कि ये कहाँ के थे, डेनमार्क के, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये आई और गई। इन्होंने जितना भी अपना थोड़े बहुत क्षेत्र का विस्तार किया था वो अंग्रेज़ों को देकर वो यहाँ से वापस चले गए।
और देखो ये सरकारी कंपनी थी और अंग्रेज जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। और सरकार के काम तो आप जानते हो, एक प्राइवेट कंपनी पैसा लगाएगी तो उसका मुनाफा भी देखेगी वो पहले, ठीक है। और उसके बाद आए, लास्ट में आए आपके फ्रांसीसी, ठीक है। लास्ट में आए, कब आए? 1664 में। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पुर्तगाली आए। पुर्तगाली को टक्कर देने के लिए कौन आगे? डच आ गए, ठीक है, डच आए। फिर डच को टक्कर देने के लिए कौन आगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर इनको टक्कर देने के लिए आए डेनिश, जो आए और गए। उन्होंने देखा कि ये तीन तो पहले यहाँ से लड़ रहे हैं, तीन क्या चौथी भी आ गई थी, क्योंकि ये गए थे 1850 के करीब, तब तक जो है वो फ्रांसीसी आ चुके थे यहाँ पर, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में आए, कब आए? 1664 में आए, ठीक है। तो अब इनको किसका मुकाबला करना पड़ना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो देखो जब फ्रांसीसी यहाँ पर आए तो ऑलरेडी जो था यहाँ पे व्यापारिक जो सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए इनमें जो था वो लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। तो देखो अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भी जो था अपना अपना क्षेत्र जो थे बढ़ाना चाहते थे, और इसलिए इन दोनों में अब जो थी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो देखो इन दोनों में 3 युद्ध लड़े गए, ठीक है। 3 युद्ध जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उन युद्ध को क्या बोला जाता है? कर्नाटक के युद्ध, ठीक है। यानी कि 3 युद्ध लड़े गए कर्नाटक के, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा लड़ा गया था युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा लड़ा गया था 49 से लेकर 1754 तक, और तीसरा 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है। मैं इसको यहाँ जैसे लिख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हमने कितने युद्ध पढ़े? कर्नाटक युद्ध, ठीक है, कितने थे? 3। तो पहला था हमारा 1746 से लेकर 1748 तक, और दूसरा था 1749 से लेकर 1754 तक, और तीसरा था 1755 से लेकर 56 से लेकर 1763 तक। देखो पहले 2 साल, 5 साल, फिर आपका 7 साल, ठीक है। तो ये युद्ध सिर्फ इंडिया में नहीं लड़े जा रहे हैं, यूरोप, अमेरिका और इंडिया में। तो देखो ये सिर्फ, और ये जहाँ जहाँ भी लड़े जा रहे हैं 2 शक्तियों के बीच, कौन कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक है। तो पहला जो युद्ध खत्म हुआ वो हुआ आपका ऑक्स-ला शैपेल, ठीक है, शैपेल। इस संधि से पहला युद्ध खत्म होता है इनका। दूसरा युद्ध इनका खत्म होता है पौंडीचेरी की संधि से, ठीक है, पौंडीचेरी की संधि। और तीसरा युद्ध इनका खत्म हुआ पेरिस की संधि। और देखो ये युद्ध ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया पे कौन राज करेगा, इंडिया पे लंबे समय तक कौन टिकेगा। इन युद्ध से ही ये डिसाइड होना था, ठीक है। तो देखो पहला युद्ध कहाँ खत्म हुआ, किस संधि के साथ? ऑक्स-ला, या कहीं पे इसको एक्स-ला भी लिखा जाता है, सेम ही बात है, ठीक है। एक्स-ला की संधि से, पौंडीचेरी की संधि से। देखो जब 1749 वाला जो युद्ध था, इसमें क्या किया कि फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने क्या किया? पौंडीचेरी जो उनका प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था उसको उन्होंने छीन लिया, ठीक है। कब छीना था ये? 1961 में, ठीक है। इनसे क्या कर लिया? पौंडीचेरी जो था वो छीन लिया, ठीक है। अब देखो ये था आपका सप्तवर्षीय युद्ध, इसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। ये 7 साल तक चला था, ठीक है। और देखो इसी बीच क्या हुआ? 1760 ईस्वी में, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा युद्ध हुआ था? वांडी वाश का युद्ध, ठीक है। वांडी वाश का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये फ्रांसीसी और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC के बीच हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में ये तय हो गया कि भारत पर लंबे समय तक
कौन टिक के रहेगा। और इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हुई और ये डिसाइड हो गया कि अब अंग्रेज जो है भारत पर राज करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही फ्रांसीसियों का जो था वो पतन होना शुरू हो गया, ये कमज़ोर होते गए, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी जो था वो छीन लिया था, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको 1761 में वापिस कर दिया था, ठीक है। उन्होंने 1761 में नहीं, 1763 में इन्होंने पौंडीचेरी वापस कर दिया था। और अंग्रेजों ने कहा कि तुम व्यापार कर सकते हो लेकिन लिमिटेशन के साथ, तुम किलेबंदी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब अभी हमने 5 ऐसी शक्तियां पढ़ी जो कैसे कैसे भारत में आई, क्यों भारत में आई। देखो, ये जितनी भी शक्तियां भारत में आई वो सबसे पहले व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन भारत की दयनीय स्थिति बोल सकते हैं हम, या भारतीय जो शासक थे उनकी मूर्खता बोल सकते हैं, जिनके कारण इन्होंने व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी, ठीक है। अब देखो, बंगाल ऐसा एक एरिया था जो मैंने बताया ना, बंगाल में फर्गुसन ने क्या किया कि टैक्स फ्री कर दिया। बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, आज भी है, ठीक है। और सबसे पहले मुगलों के हाथ से जो था बंगाल ही गया और सबसे पहले अंग्रेजों के हाथ में बंगाल ही आया। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां जो भारत के शासक थे या छोटे छोटे क्षेत्रों के जो राजा थे उन्होंने गलतियां करी थी, जिसकी जो कीमत थी हमें चुकानी पड़ी। और शायद आज भी हमें वो कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन इन शक्तियों ने भारत को इतना लूटा कि उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं। और आज भारत की जो गिनती है, जो गणना है, वो एक बहुत ही गरीब देश के रूप में होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले लेक्चर जो है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वो शुरू करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट जो है हमें हौसला देते हैं और कुछ अच्छा करने का। धन्यवाद।